जय हिंद दोस्तों। अपने राजस्थान के इतिहास की जो श्रृंखलाएं चल रही थी, हमने उसमें मेवाड़ रियासत के इतिहास के बारे में जानकारी लेना शुरू किया था। और इसके पिछले वीडियो में और उसके पीछे के वीडियो में हम रावल तेज सिंह के तक के काल के बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। तो आज हम शुरू करते हैं रावल रतन सिंह और उनके पिता समर सिंह के इतिहास के बारे में। और समर सिंह के इतिहास के बारे में शुरू करते हैं तो आप रावल जो रतन सिंह है, उनकी जो रानी पद्मिनी थी, उनके विषय में जो जानकारी लेना है वो हमेशा से आपके लिए एक रुचि का विषय रहा होगा। क्योंकि पिछले सालों जब पद्मावत एक जो मूवी आई थी, उस मूवी के कारण ये जो विषय है बहुत ही ज्यादा एक बार चर्चा का विषय बन गया था। तो इस विषय में हम जानकारी लेंगे। तो इस विषय में जो भी जानकारी हमें ऐतिहासिक ग्रंथों जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी अपने ग्रंथ पद्मावत में जो लिखते हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। मैं इसमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करने वाला नहीं हूं दोस्तों। इसमें जो भी ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें देखने को मिलता है, जैसे पद्मावत का ग्रंथ हो, पद्मावत ग्रंथ जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया था, उसके अनुसार हमें जो जानकारी मिलती है हम उस विषय में आज के वीडियो में जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले वाले वीडियो में हम इंटरलिंक करते हैं कि वहां उसमें हमने कहां तक छोड़ा था। तो हमने तेज सिंह तक के काल में पढ़ लिया था कि तेज सिंह जो है वो 1250 ईस्वी में शासक बनते हैं और 1273 ईस्वी तक शासक बने रहते हैं। तेज सिंह के दो पत्नियां थी, जिनमें से एक पत्नी का नाम था रूप देवी और दूसरी पत्नी का नाम था जैतल देवी। जैतल देवी जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाते हैं, और दूसरी पत्नी जिनका नाम था रूप देवी, वह पत्नी जो चाचिंग देव की पुत्री थी। और इनके दादाजी यानी कि उदय सिंह अपने बीच के जो मनमुटाव है या फिर कट्टरता को कम करने के लिए इनका विवाह तेज सिंह के साथ करते हैं, रूप देवी का विवाह। और वहां पर नाडोल के जो शासक थे, चौहान शासक थे, चाचिंग देव, उनकी पुत्री थी रूप देवी, और इसके बाद में रूप कंवर, जिनके बाद में ये विवाह होता है और उनके बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध चलते हैं। तो यहां तक की जानकारी हम पिछले वीडियो में ले चुके हैं। आज हम इसके आगे की जानकारी लेंगे। तो आगे की जानकारी लेने के लिए आप उन वीडियो को पहले इस वीडियो को खत्म होने के बाद में उन वीडियो को जरूर देखिएगा। उन वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों, या फिर हम मेरे चैनल पर आप जो मेवाड़ रियासत का जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं रावल समर सिंह के इतिहास से। रावल समर सिंह जो हैं ये शासक बनते हैं 1273 ईस्वी में और 1302 ईस्वी तक ये शासक बने रहते हैं। कई इतिहास की पुस्तकों में हमें ये 1301 ईस्वी भी देखने को मिलता है। अब जब ये रावल समर सिंह हैं, ये तेज सिंह के ही पुत्र थे, इनके तेज सिंह के पुत्र थे। और रावल समर सिंह के काल में भी दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष चलता रहेगा दोस्तों। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि इल्तुतमिश का आक्रमण होता है। कब? जब जैत्र सिंह शासक थे। जैत्र सिंह के काल में इल्तुतमिश का आक्रमण होता है, जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक थे, और उनका आक्रमण यहां पर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जब समर सिंह शासक बनेंगे तो इन पर भी दिल्ली का आक्रमण होगा। तो इनके साथ में दिल्ली सल्तनत के साथ ये जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहते हैं। जीवन पर्यंत ये जो है संघर्ष करते रहते हैं दिल्ली सल्तनत के साथ में। और दिल्ली सल्तनत के साथ में जब इनका संघर्ष चलता है, और इसके बाद में रावल समर सिंह जो हैं, इनके दो पुत्र होते हैं। रावल समर सिंह के दो पुत्र होते हैं, जिनमें से पहले एक पुत्र का नाम था रतन सिंह और दूसरे पुत्र का नाम था कुंभकर्ण। अब रावल रतन सिंह जो हैं, इनको तो बना दिया जाता है मेवाड़ का शासक बना दिया जाता है। और कुंभकर्ण जो है वो चले जाते हैं नेपाल। नेपाल चले जाते हैं और वहां पर जाकर गोहिलों की शाखा की स्थापना करते हैं। ये दोस्तों इंडिया का मैप ही बना रहा हूं मैं, उटपटांग सा बना है, पर आप इसे इंडिया का मैप ही मानिए। तो यहाँ पर जो नेपाल का क्षेत्र है, ये यहाँ पर मेवाड़ का क्षेत्र पड़ता है। यहाँ से कुंभकर्ण चित्तौड़ से रवाना होते हैं और नेपाल चले जाते हैं। ये जो नेपाल का क्षेत्र है यहाँ पर चले जाते हैं
और नेपाल में अपने पिता रावल समर सिंह की आज्ञा लेकर कुंभकर्ण जो है नेपाल चले जाते हैं और वहां पर गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। हमने आपको पहले बताया है कि गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन करते हैं मोहिनोत नैणसी अपने ग्रंथ मोहिनोत नैणसी ख्यात में। मोहिनोत नैणसी ख्यात में जो वर्णन मिलता है 24 शाखाओं का, उन्हीं में से 2 शाखाओं ने चित्तौड़ यानी मेवाड़ पर शासन किया था, जिसमें से एक का नाम था रावल शाखा और दूसरी शाखा का नाम था राणा शाखा। अब रावल और राणा शाखा जो हैं उनका अधिकार होता है यहां पर, और एक शाखा कुंभकर्ण के द्वारा नेपाल में चलाई जाती है। अब जब रतन सिंह शासक बनते हैं मेवाड़ के, तो शासक बनने के बाद में ये रावल रतन सिंह के नाम से शासक बनते हैं। रावल रतन सिंह के नाम से रतन सिंह शासक बनते हैं मेवाड़ के, जो कि रावल शाखा के अंतिम शासक माने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इनको अंतिम शासक क्यों माना जाता है और ये जो है इनके काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, और इनकी पत्नी जो कि पद्मिनी है उनकी कहानी के बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं दोस्तों। और अब हम बात करते हैं रावल रतन सिंह के बारे में। तो रावल समर सिंह के बारे में देखने के बाद अब कहानी शुरू करते हैं रावल रतन सिंह की। ये मैं आपको रफ कर देता हूं यहां पर। रावल रतन सिंह है, नाम क्या है शासक का? रावल रतन सिंह है, रतन सिंह है। ये शासक बनते हैं 1302 ईस्वी में और शासक बने रहते हैं 1303 ईस्वी तक। अब कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों में हमें ऐसी भी जानकारी मिलती है कि रावल रतन सिंह जो हैं वो 1301 ईस्वी में शासक बनते हैं, परंतु बहुत ज्यादा मान्यता है कि ये जो है शासक बनते हैं 1302 ईस्वी में और 1303 ईस्वी तक शासक बने रहते हैं। और इनके विषय में हम जानकारी ऐसे लेते हैं कि इनके काल में जो है चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था, वो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का। चित्तौड़ पर दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है चित्तौड़ पर। जब शासक होते हैं रावल रतन सिंह जब चित्तौड़ के शासक होते हैं तो उस वक्त जो है चित्तौड़ पर आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी का, और इस अलाउद्दीन खिलजी के जो आक्रमण का कारण बताते हैं, इस कारण के पीछे ये बताते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो अपने ग्रंथ पद्मावत में लिखते हैं कि इस युद्ध का प्रमुख कारण रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी रही थी। तो कारण के बारे में पहला तथ्य ऐसे मिलते हैं कि जायसी जो है, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम था। जायसी एक ग्रंथ लिखते हैं जिसका नाम मिलता है पद्मावत। इस ग्रंथ के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि यह ग्रंथ जो है कब लिखा गया था, किसके शासनकाल में लिखा गया था। फिलहाल आप इतना देखिए कि यह जो पद्मावत ग्रंथ है, इस ग्रंथ में मलिक मोहम्मद जायसी ऐसा कहते हैं कि चित्तौड़ पर आक्रमण का जो कारण था वो प्रमुख कारण था पद्मिनी जो कि रावल रतन सिंह की रानी थी, वह इस आक्रमण का प्रमुख कारण रहती हैं। तो इस प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी तो ये बताते हैं, लेकिन अन्य कारणों के बारे में अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वह स्वयं को विश्व विजेता बनाना चाहते थे। यह एक महत्वाकांक्षी शासक थे और स्वयं को विश्व विजेता बनाना चाहते थे, मतलब पूरे भारत को या फिर पूरे विश्व को अलाउद्दीन खिलजी जीतना चाहते थे। इसी संदर्भ में वह चित्तौड़ पर भी अधिकार करना चाहते थे। तो दूसरा कारण हो गया अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा। अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा जो है वो इस युद्ध का या फिर इस युद्ध का प्रमुख कारण या फिर कारणों में से एक कारण आपको इसको मान सकते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी यहां पर आक्रमण करते हैं तो एक और अन्य कारण भी ऐसा देखने को मिलता है कि ये जो चित्तौड़ का क्षेत्र है, यहां पर दिल्ली पड़ता है, और ये जो चित्तौड़गढ़ या मेवाड़ का जो क्षेत्र है, ये यहां से जब गुजरात जाया जाता है तो इस क्षेत्र के बीच में पड़ता है। अब जब चित्तौड़ से अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर आक्रमण करना चाहेंगे तो उनको मेवाड़ से होकर गुजरना पड़ेगा। अब जब मेवाड़ से होकर गुजरेंगे तो रावल रतन सिंह सीधी सी बात है कि इनसे कर लेंगे ही लेंगे, क्योंकि कर लेने के पीछे एक रीजन ये होता है
कि जब सेनाएं किसी क्षेत्र या किसी राज्य से गुजरती हैं तो उनके साथ में बहुत ज्यादा मात्रा में हाथी, घोड़े और ऊंट वगैरह बहुत ही ज्यादा इनकी संख्याएं होती हैं। जब भी कोई भी सेना यहाँ से गुजरेगी तो यहाँ की जो खड़ी फसल है उसको नुकसान पहुंचाएगी या फिर कुछ ना कुछ तो लूटपाट करेगी। इतने सारे लोग जाएंगे तो सीधे सीधे तो जाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो ये कुचमादी करेंगे ही करेंगे। तो कुचमादी करेंगे तो इसलिए ये जो शासक हैं ये इनसे कर वसूलते हैं। अब जब ये जो है रावल रतन सिंह के कर से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जो है वह मेवाड़ पर अधिकार करना चाहते हैं। और दूसरा कारण जो महत्वाकांक्षा वो हो गया। और एक और कारण है सामरिक महत्व। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सामरिक महत्व बहुत ही ज्यादा था। अब आप सामरिक महत्व इसे रट तो लेते हैं, पर सामरिक महत्व का अर्थ क्या होता है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। सामरिक का मतलब होता है युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्ग या जो भी जगह हो, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्ग, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला या फिर महल जो भी होता है। सामरिक का अर्थ होता है युद्ध की दृष्टि से, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो पहाड़ी पर स्थित है। अब पहाड़ी पर स्थित होने के कारण नीचे की सेना को जब ऊपर पर आक्रमण करना होता है तो ऊपर की सेना को एडवांटेज रहता है, क्योंकि वो ऊपर से पत्थर बरसा सकती है। ऊपर से जो भी वो वार करेंगे नीचे की सैनिकों पर, वो अगर पत्थर से भी वार करेंगे तो नीचे वे गोले का काम करेगी। तो इस प्रकार ये एक पहाड़ी पर दुर्ग स्थित होने के कारण इसका सामरिक महत्व बढ़ जाता है। अब सामरिक महत्व के अतिरिक्त जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर है, तो यहां पर पानी भी पर्याप्त मात्रा में था। तो इस स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को जीतना चाहते हैं। और एक अन्य व्यापारिक मार्ग भी था। व्यापारिक मार्ग तो मैंने बताया कि गुजरात व्यापारिक मार्ग भी था, क्योंकि जब यहां पर गुजरात पर आक्रमण हो सकता था, इससे मध्य भारत पर आक्रमण हो सकता था और इससे मालवा का जो क्षेत्र है यहां पर भी आक्रमण करने के लिए इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़ पर आक्रमण करना चाहते थे या फिर चित्तौड़ को जीतना चाहते थे। अब यह बात हो गई कारणों के बारे में। अब देखते हैं कि जो युद्ध है, चित्तौड़ का युद्ध इसे कहते हैं, चित्तौड़ का युद्ध। ये जो चित्तौड़ का युद्ध है ये होता है 1303 ईस्वी में। अब जब 1303 ईस्वी में युद्ध होता है तो अलाउद्दीन खिलजी जो है यहां से जब प्रस्थान करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी प्रस्थान करते हैं 28 जनवरी 1303 ईस्वी को दिल्ली से प्रस्थान करते हैं और चित्तौड़ पर ये अधिकार कर पाते हैं 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। अब ये जो आप टाइम देखते हैं ये 8 महीने का टाइम लगभग बीत चुका होता है। 8 महीने तक दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाहर घेराबंदी करके रहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को 8 महीने तक उस दुर्ग पर घेराबंदी करके रखनी पड़ती है। ये जीत नहीं पाते हैं 8 महीने तक। 8 महीनों तक राजपूतों ने इन्हें अंदर तक नहीं घुसने दिया था। इसके बाद में जब 8 महीनों के बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर इनका अधिकार होता है तो अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने युद्ध की अपने इंतजार का जो ये वक्त था, इस वक्त की भड़ास निकालने या फिर अपना बदला लेने के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाते हैं कत्लेआम करवाते हैं। और इस कत्लेआम में लगभग ऐसा बताया जाता है कि 30,000 सैनिक या आम नागरिक मारे गए थे, जिनका बेचारों का कोई कसूर नहीं था। 30,000 लोग कत्लेआम में मारे जाते हैं। कत्लेआम करवाने के बाद में इस युद्ध के बारे में हम देखते हैं कि इस युद्ध में ऐसा क्या हुआ था। तो इस युद्ध में गोरा और बादल जो कि रानी पद्मिनी के चाचा और भाई थे, इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अंततः यह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अलाउद्दीन की सेना के साथ यह वीरतापूर्ण साहसी योद्धा लड़ते हुए, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ रहे थे, वह पद्मिनी के चाचा और भाई थे और अंततः यह वीर गति को प्राप्त होते हैं। इस टाइम होता है 1303 ईस्वी में राजस्थान मतलब चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका होता है 1303 ईस्वी में। अब साके का अर्थ देखिए दोस्तों, साके का अर्थ होता है
साका। साके का अर्थ होता है जब केसरिया और जौहर दोनों होता है तो उसको कहते हैं साका। अब ये केसरिया क्या बला है और जौहर क्या बला है, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं दोस्तों, कि जब शत्रु सेना किले के बाहर खड़ी है, जब शत्रु की सेना किले के बाहर खड़ी है और अंदर की राजा के पास में अन्य कोई साधन नहीं है कि वे उससे लड़े और वीरगति को प्राप्त हो। वीरगति को प्राप्त होना वो एक अलग बात है, या तो ये वीरगति को खुद प्राप्त हो जाते थे या फिर सामने वाले को मार देते थे। तो ये जो केसरिया है ये हुआ था रावल रतन सिंह के नेतृत्व में। रावल रतन सिंह नेतृत्व में यह केसरिया होता है। केसरिया का मतलब ये जो अपने शरीर पर जो है केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध में मरने और मारने को उतारू होकर युद्ध में भाग लेते थे। या तो ये शत्रु सेना के हाथों मारे जाते थे या फिर शत्रु सेना से ये लोहा लेते, उनको पराजित करके अपने राज्य की रक्षा करते थे। अब शरीर पर वस्त्र केसरिया, और जौहर का मतलब होता है कि जब राजा की मृत्यु हो जाती थी, केसरिया में राजा की मृत्यु हो जाती थी तो शहर या फिर जो भी दुर्ग है उस दुर्ग या किले में या फिर राज्य में जो कि महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए अग्निकुंड में कूदकर अपने सतीत्व की रक्षा करती थी और अपने प्राणों का त्याग कर देती थी, उसी को जौहर कहते हैं। और जौहर और केसरिया जब दोनों होते हैं तो उसको सम्मिलित रूप से साका कहते हैं। अब मेवाड़ का पहला साका जो है 1303 ईस्वी में होता है। अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करता है और इसमें जौहर किया था रानी पद्मिनी के नेतृत्व में और केसरिया किया था रावल रतन सिंह के नेतृत्व में। इतनी बात आपको पता होने चलने के बाद में अब हम आगे बात करते हैं कि जब चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हो जाता है तो चित्तौड़ का जो क्षेत्र है ये अलाउद्दीन खिलजी इसका नाम परिवर्तन कर देते हैं। नाम परिवर्तन करके इसका नाम रख देते हैं खिजराबाद। अब देखिए ये खिजराबाद नाम क्यों रखते हैं, तो खिजराबाद नाम रखने के पीछे एक ऐसा रीजन है कि अलाउद्दीन खिलजी के एक पुत्र थे जिनका नाम था खिज्र खां। अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने पुत्र खिज्र खां को इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रशासक बनाते हैं और स्वयं चले जाते हैं दिल्ली चले जाते हैं अपने पुत्र खिज्र खां को यहां का नेतृत्व सौंपकर, और स्वयं जो दिल्ली चले जाते हैं। इसके बाद में इसका नाम खिजराबाद रख देते हैं, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु होती है तब खिज्र खां भी इस क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं। इस क्षेत्र को प्रशासक किसी और को नियुक्त कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे कि ये किसको प्रशासक नियुक्त करते हैं और बाद में जो है चित्तौड़ का अधिकार किसके मिलता है या फिर उनके बारे में हम आगे बात करते हैं। और अधिकार होने के बाद में जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है यहाँ पर क्या क्या करते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। एक तो कत्लेआम करवाते हैं कत्लेआम, और दूसरा करवाते हैं इनका नाम परिवर्तन, और तीसरा जो है ये करते हैं यहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो तलहटी है उसमें एक मकबरा बनाते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तलहटी में एक मकबरे का निर्माण करवाते हैं अलाउद्दीन खिलजी, और इसी मकबरे से हमें जानकारी मिलती है कि चित्तौड़गढ़ ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इसको ईश्वर की छाया कहा गया है। इसी मकबरे में जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया या फिर संसार का रक्षक कहा गया है। इसी मकबरे में संसार का रक्षक या ईश्वर की छाया कहा गया है अलाउद्दीन खिलजी को। अब अलाउद्दीन खिलजी यहां पर मकबरे का निर्माण करवाते हैं, कत्लेआम करवाते हैं और नाम परिवर्तन करते हैं। इतने सारे काम अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के बाद में करते हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि और क्या क्या काम ये करते हैं। आगे की बात शुरू करते हैं। साका हो गया, तो इसके बारे में अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो दोस्तों लेकर रख सकते हैं, और अगर आप लिखना भी चाहें तो मैं बोल देता हूं कि क्या क्या ऐसे लिखना है इसमें आपको। रावल रतन सिंह हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए कि रावल रतन सिंह जो है 1302 ईस्वी में शासक बनते हैं, 1303 ईस्वी तक इनका शासनकाल चलता है। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है रावल रतन सिंह के समय में, और अलाउद्दीन खिलजी की आक्रमण के पीछे के कारण लगाकर लिखिए। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के पीछे के कारण बनाकर लिखिए कि मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार
मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार रानी पद्मिनी को प्रमुख कारण बताया गया है। और दूसरा कारण लिखिए, अलाउद्दीन खिलजी का महत्वाकांक्षी शासक होना। महत्वाकांक्षी शासक होने के बाद में लिखिए तीसरा कारण, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सामरिक महत्व। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सामरिक महत्व। और लिखिए चित्तौड़ का व्यापारिक महत्व। चित्तौड़ का व्यापारिक महत्व। अब ऐसे लिखिए चित्तौड़ पर आक्रमण के बारे में। चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी 28 जनवरी 1303 ईस्वी को दिल्ली से प्रस्थान करते हैं और अंततः 8 महीनों के घेरे के बाद में 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर इनका अधिकार होता है। अधिकार करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी 30,000 सैनिकों का कत्लेआम करवाता है। कत्लेआम करवाने के बाद में और ऐसे लिखिए कि अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़गढ़ का नाम परिवर्तन करके खिजराबाद रखता है, जो कि उसके पुत्र खिज्र खां के नाम पर रखा गया था। इतनी बात हो गई। और तलहटी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तलहटी में एक मकबरे का निर्माण करवाता है। उसमें अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया या संसार का रक्षक बताया गया है। इतनी बात लिखने के बाद में हम आगे की जानकारी शुरू करते हैं। उससे पहले आपको तलहटी नाम से परिचित करवा देते हैं कि यह तलहटी क्या होता है। देखिए चित्तौड़गढ़ का जो किला है वह ऊंचाई पर स्थित किला है। ऊंचाई पर जो स्थित किला होता है या फिर पहाड़ी पर स्थित होता है, तो उस जब पहाड़ी से जब वे नीचे उतरते हैं तो नीचे जो समतल भूमि होती है उसे तलहटी कहते हैं। इसी को तलहटी कहते हैं। तो अब इतनी बात जानने के बाद में अब आपके मन में एक बात आपको ये ऐसे बहुत ही ज्यादा प्रेरित कर रही होगी कि हमें वो पद्मिनी की कहानी के बारे में बताइए। तो पद्मिनी की कहानी के बारे में हम शुरू करते हैं कि पद्मिनी की कहानी के विषय में क्या क्या जानकारी हमें ऐतिहासिक ग्रंथों में देखने को मिलती है। दोस्तों तो हम शुरू करते हैं रानी पद्मिनी की कहानी के बारे में। और इतनी बात होने के बारे में बाद में हम पद्मिनी की कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं कि पद्मिनी की जो ये कहानी है इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूं। ये मुझे जो भी ऐतिहासिक साक्ष्य जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ पद्मावत में जो भी लिखा है मैं वही बात आपको बता रहा हूं, ना कि मैं इसमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर रहा हूं। इसमें जो भी इसमें या फिर इतिहास के जो भी वीडियो है या फिर मेरे चैनल पर आपको जो भी वीडियो मिलेंगे उसमें मैं अपनी राय अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करके नहीं बताता हूं। मैं इतिहास की या फिर जो भी विषय में पढ़ाता हूं उस विषय में जो भी मुझे ऐतिहासिक या फिर जो भी ग्रंथ मुझे मिलते हैं उन ग्रंथों में जो जानकारी लिखी है मैं आपको वही बताता हूं। दोस्तों मैं आपको अपनी तरफ से निजी राय के बारे में कुछ नहीं बताता हूं। तो अब शुरू करते हैं रानी पद्मिनी की कहानी। रानी पद्मिनी की कहानी। ये जो रानी पद्मिनी की कहानी है यह बात करते हैं किसके अनुसार, तो मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जिनका ग्रंथ था पद्मावत। अब मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में जो जानकारी मिलती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये जो पद्मावत ग्रंथ है ये कब लिखा गया था इसके बारे में बताते हैं, आगे बताएंगे। चलो अभी बता देते हैं कि ये जो पद्मावत ग्रंथ है ये लिखा गया था 1540 ईस्वी में। और घटना कब की है, 1303 ईस्वी की। यानी कि इस घटना के लगभग 200-250 साल बाद, अमूमन ऐसा माने तो 237-240 साल के बाद में यह घटना जब हो गई थी उसके 240 साल बाद में मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथ लिखते हैं पद्मावत, उसमें यह वर्णन करते हैं। इसके अनुसार देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी बताते हैं कि रानी पद्मिनी जो थी इनके पिता का नाम था गंधर्व सेन और इनकी जो माता है उन माता का नाम हमें मिलता है चंपा देवी। और यह जो श्रीलंका की राजकुमारी थी, यह कहां की राजकुमारी थी, श्रीलंका जिसे हम वर्तमान में श्रीलंका कहते हैं, परंतु उस टाइम उसको सिंहल द्वीप कहा जाता था। श्रीलंका को प्राचीन काल में
या फिर श्रीलंका का आपको प्राचीन नाम पूछा जाए तो प्राचीन ग्रंथों में श्रीलंका के लिए सिंहल द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी, जिनके पिता का नाम था गंधर्व सेन, उनके विषय में जानकारी देते हैं मलिक मोहम्मद जायसी अपने ग्रंथ पद्मावत में। तो अब हम देखते हैं कि ये और क्या क्या बताते हैं इसके साथ में। तो मलिक मोहम्मद जायसी ऐसा बताते हैं कि पद्मिनी के पास में एक तोता था जो इसका पालतू तोता था। इसके पास में एक तोता था जिस तोते का नाम था हीरामन तोता। इस हीरामन तोते को जब हम इंडियन राजस्थान में ज्योग्राफी की बात करेंगे तो बताएंगे कि ये जो तोता है ये कहां पर पाया जाता है। इसे गागरोनी तोता भी कहते हैं। ये जो तोता है ये मनुष्य की हूबहू आवाज निकाल सकता है। जैसे हम बात करते हैं तो वैसे ही ये बात करता है। ये बात ऐसे करता है जैसे दोस्तों ऐसे नहीं करता है कि जैसे हम इसको पूछेंगे और क्या हाल है तो ये ऐसे नहीं देगा कि हाँ ठीक है, ये ऐसे नहीं बताएगा, बल्कि ये बताएगा कि जैसे हम इसको कह रहे हैं कि और क्या हाल है तो ये भी सामने ऐसे ही बोलेगा ये और क्या हाल है। ये ऐसे नहीं कहेगा ठीक है, ऐसा नहीं बोलता था। ये ऐसे जैसे मनुष्य बोलता था उसकी हूबहू आवाज निकाल लेता था। तो हीरामन जो तोता है ये रानी पद्मिनी का तोता था। ये रानी पद्मिनी का पालतू तोता था। ये जो तोता है, ये पद्मिनी का जो तोता है वह एक शिकारी पकड़ लेता है। शिकारी इसको पकड़ लेता है और शिकारी इसको पकड़ने के बाद में ये एक ब्राह्मण को दे देता है। ये जो तोता है एक ब्राह्मण को दे देता है और ब्राह्मण ले जाकर यह तोता दे देता है रावल रतन सिंह को। अब जब ये तोता रावल रतन सिंह के पास में आता है तो ये जो है तोता रावल रतन सिंह को रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताता है कि ये जो रानी पद्मिनी है वो बहुत ही सुंदर रानी है और जो सिंहल द्वीप श्रीलंका में रह रही है। तो इनकी सुंदरता के बारे में जब ये हीरामन तोता रावल रतन सिंह को बताता है तो रावल रतन सिंह मन ही मन रानी पद्मिनी पर मुग्ध हो जाते हैं और अपना घोड़ा लेकर रावल रतन सिंह यहां से चल देते हैं श्रीलंका। ये जो श्रीलंका का क्षेत्र है यहां पर चल देते हैं और चले जाने के बाद में रावल रतन सिंह गंधर्व सेन से बात करते हैं कि आपकी राजकुमारी का विवाह आप मेरे साथ कर दीजिए। जब रावल रतन सिंह के बारे में गंधर्व सेन को पूरी जानकारी का पता चलता है कि ये मेवाड़ के शासक हैं तो इसके बाद में जो गंधर्व सेन है अपनी पुत्री यानी कि पद्मिनी का विवाह कर देते हैं रावल रतन सिंह के साथ में। अब रावल रतन सिंह के साथ में इनका विवाह होने के बाद में रावल रतन सिंह रानी पद्मिनी को लेकर वापस मेवाड़ आ जाते हैं। अब रावल रतन सिंह आ गए रानी पद्मिनी को लेकर मेवाड़। तो पद्मिनी को जब मेवाड़ लेकर आते हैं तो इसके बाद में रावल रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक रहा करता था। जिस तांत्रिक का नाम था राघव चेतन। जिस तांत्रिक का नाम था राघव चेतन को काला चेतन भी कहा जाता है। काला चेतन। अब जब रानी पद्मिनी मेवाड़ में आती है और रावल रतन सिंह उनको विवाह करके लाते हैं तो राघव चेतन की जो कुदृष्टि है वो रानी पद्मिनी पर होती है। अब रानी पद्मिनी पर जब राघव चेतन की कुदृष्टि पड़ती है तो ये जो रावल रतन सिंह है ये राघव चेतन को अपने राज्य से कर देते हैं निष्कासित या फिर अपने राज्य से इसको देश निकाला दे देते हैं। अब जब इसको देश निकाला दे देते हैं तो राघव चेतन भागा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास में। अलाउद्दीन खिलजी के पास में जब राघव चेतन जाता है तो अब अलाउद्दीन खिलजी अब राघव चेतन के मन में तो रानी पद्मिनी को हराने की जो बात चल रही थी वो हर वक्त इस बदले की आग में धधक रहा था कि कैसे रानी पद्मिनी से बदला लिया जाए। इसके लिए वह जाकर अलाउद्दीन खिलजी को इस विषय में भड़काता है कि आप चित्तौड़ पर आक्रमण करें। चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए ये रानी रावल रतन सिंह को भड़काता है। इसीलिए चित्तौड़ पर जब आक्रमण करते हैं रावल, यहां पर अलाउद्दीन खिलजी हैं, दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी इनको चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए भड़काता है। कौन? राघव चेतन।
जाकर इनको पूरी तरह से भड़काता है कि राघव पर आप अलाउद्दीन खिलजी आप इन पर आक्रमण कीजिए, ये जो रावल रतन सिंह है इन पर आक्रमण कीजिए, इनकी रानी बहुत ही सुंदर है। तब अलाउद्दीन खिलजी के मन में भी ये बात होती है कि चलकर देखा तो जाए कि पद्मिनी कितनी सुंदर है। तो इसके बाद में जब अलाउद्दीन यहां से चलता है, जिसके बारे में डेट मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 28 जनवरी 1303 ईस्वी को यहां से चलता है और 26 अगस्त 1303 ईस्वी को इस पर अधिकार कर पाता है। तो जब ये यहां से चलता है तो यहां पर आकर घेरा डाल लेता है। 8 महीने के घेरे के बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पतन हो जाता है, जिसमें रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं और गोरा बादल का विशेष योगदान इस युद्ध में रहता है। और अन्य कारणों के बारे में हम देखें तो अन्य कारण क्या, तो अन्य तथ्य के बारे में देखें तो एक मजनीक नाम का यंत्र था। इस मजनीक नाम के यंत्र का प्रयोग अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पत्थर बरसाने के लिए करता है। बाटा फेंक गया इन पर, बाटा फेंकने का प्रयोग करियो, मजनीक यंत्र का प्रयोग करता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है मजनीक यंत्र का प्रयोग, अलाउद्दीन खिलजी मजनीक यंत्र का प्रयोग करता है पत्थर फेंकने के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। अब जब यहां पर ये 8 महीने के घेरे के बाद में भी अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत नहीं पाता है तो अलाउद्दीन खिलजी एक युक्ति सोचता है कि कैसे ना कूटनीति का सहारा लेते हुए इस दुर्ग को जीता जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह के पास में संदेश भिजवाता है कि हम आपसे मैत्री करना चाहते हैं और हम आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग को देखना चाहते हैं और एक बार आप हमें रानी पद्मिनी दिखा दीजिए, उसके बाद में हम अपना घेरा उठा लेंगे और वापस दिल्ली चले जाएंगे। तब रावल रतन सिंह इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आने के लिए कहते हैं, अपने दुर्ग में आमंत्रित करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जब इनको आमंत्रित करते हैं और दर्पण में रानी पद्मिनी का चित्र दिखाया जाता है, जब दर्पण में रानी पद्मिनी का चित्र अलाउद्दीन खिलजी देखता है तो अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को पाने के लिए और भी अधिक लालायित हो जाता है। और अधिक लालायित होने के बाद में जब ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग से वापस निकल रहा होता है अलाउद्दीन खिलजी, तो रावल रतन सिंह को बना लेता है बंदी, किडनैप कर लेता है रावल रतन सिंह का। रावल रतन सिंह को यहां से लेकर चला जाता है अपने शिविर में। रावल रतन सिंह को अपने शिविर में लेकर चला जाता है और कहता है कि जब तक आप पद्मिनी को नहीं भेजोगे हम रावल रतन सिंह को नहीं छोड़ेंगे। तो राजपूतों के सामने एक विकट समस्या खड़ी हो जाती है। जब रावल रतन सिंह जब इनको ले जाते हैं तो पद्मिनी ने साहस का परिदृश्य देते हुए पद्मिनी कहती है कि मैं अपने पति को छुड़ाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास जाऊंगी, पर एक शर्त के बाद। अलाउद्दीन खिलजी के सामने रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी शर्त रखती है कि मैं आपके पास जब भी आऊंगी जब आप मेरे 1600 जो सहेलियां हैं इनको साथ बुलाएंगे। अलाउद्दीन कहता है कोई दिक्कत नहीं है, आप 1600 सहेलियों को ले आए। अब जब 1600 सहेलियों को अलाउद्दीन खिलजी के पास में रानी पद्मिनी लेकर जाती हैं तो ये सहेलियां तो थी नहीं दोस्तों, ये थे राजपूत योद्धा थे जो कि अपने पास में हथियार लेकर, हथियारों से सुसज्जित होकर अलाउद्दीन खिलजी के कैंप में जाते हैं। और पालकी को उठाने के लिए 6 लोग और थे। तो 1600 के अंदर एक योद्धा वो हो गए और 1600 के 600 मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 11,200 लोग यहां से अलाउद्दीन खिलजी के कैंप में जाते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी के कैंप में ये लोग जाते हैं 11,200 लोग, तो वहां पर जाकर रावल रतन सिंह को छुड़ाया जाता है और पद्मिनी को वापस लाया जाता है। और अंत में जब रावल रतन सिंह पर आक्रमण कर देते हैं अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी के पास में केसरिया के अलावा कोई चारा नहीं बचता और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद में रावल रतन सिंह केसरिया करते हैं। और रावल रतन सिंह के केसरिया करने के बाद में रानी पद्मिनी ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अग्निकुंड में कूदकर अपना जोहर करके अपना प्राण त्याग दिया था। और इसी को कहते हैं राजस्थान का पहला साका, मतलब चित्तौड़ का पहला साका। राजस्थान का पहला साका तो 1299 ईस्वी में जो हुआ था चौहान शासक प्रेमल देवी के नेतृत्व में किया गया था। हमीर चौहान की पत्नी जो थी रंग देवी, उनके नेतृत्व में किया गया था। यह होता है राजस्थान का दूसरा साका होता है, लेकिन मेवाड़ का प्रथम साका होता है। इस प्रकार ये जो कहानी है ये कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद की जो जायसी की जो कहानी है वो मैंने आपको बताई। इसके बाद में मलिक मोहम्मद जायसी की कहानी के बाद में हम देखते हैं कि इस कहानी का खंडन करने के लिए कौन कौन से इतिहासकार उठकर खड़े होते हैं।
जो ये कहानी है इसका खंडन करने के लिए अपने मेवाड़, अपने राजस्थान, अपने प्यारे राजस्थान के एक इतिहासकार, जिनका राजस्थान के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो जिनका नाम हमें देखने को मिलता है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा अपनी पुस्तक, जिसका नाम हमें देखने को मिलता है उदयपुर राज्य का इतिहास, उदयपुर राज्य के इतिहास में गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं कि जब ये चित्तौड़ का आक्रमण, चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, उस टाइम श्रीलंका में गंधर्व सेन नाम का कोई शासक ही नहीं था। ऐसी बात बताते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा अपनी पुस्तक उदयपुर राज्य के इतिहास में कि यहां पर ना कोई गंधर्व सेन नाम का राजा था, ना कि यहाँ की रानी पद्मिनी थी, ना कि यहाँ की राजकुमारी पद्मिनी थी, और ना ही गोरा बादल नाम के कोई शासक हुए, गोरा बादल नाम के कोई सेनापति हुए थे। तो ये बात वैसे गौरीशंकर हीराचंद ओझा की पूर्ण रूप से यह बात सत्य नहीं मानी जा सकती, लेकिन आंशिक रूप से सत्य मानने के लिए हम ऐसा मान सकते हैं कि दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है, रावल रतन सिंह का जो शासनकाल है, वो रहता है 1302 ईस्वी से 1303 ईस्वी तक। और इतने छोटे समय में यहां से यहां जाकर आना, एक साल में यहां से यहां पर जाकर आना, जो कि ऐसे तो अभी फिलहाल के समय में देखें तो संभव हो सकता है, लेकिन उस टाइम में ये संभव प्रतीत नहीं होता, क्योंकि एक समय में घोड़ा लेकर आदमी यहां से जाएगा, इस गंधर्व सेन को मनाएगा, विवाह करेगा, वापस आएगा, तो 7-8 महीने तो यहीं पर लग जाएंगे। तो फिर अपने शासनकाल में ये घटनाएं कैसे होंगी, क्योंकि उस टाइम एरोप्लेन नहीं था ना। तो इसी के बारे में ये जो बात है कुछ हद तक गलत हो सकती हैं, लेकिन गौरीशंकर हीराचंद ओझा का तथ्य भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकता कि दोस्तों, क्योंकि जब हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखने के लिए जाते हैं तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हमें गोरा बादल का महल देखने को मिलता है और रानी पद्मिनी का महल भी वहां पर बना हुआ है। तो रानी पद्मिनी नाम की एक रानी तो रही होगी, ऐसा हम मान सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से किस तथ्य को सत्य माना जाए इसके बारे में अभी भी इतिहासकारों में एक मतता नहीं है दोस्तों। लेकिन जो इतिहासकार घटनाएं बताते हैं, उन घटनाओं के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो घटनाएं हैं कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कौन से इतिहासकार इनके बारे में क्या क्या कहते हैं। इतनी बात जानने के बाद में दोस्तों स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा, मैंने तो मिटा दिया, आप क्या देख लेना, वैसे ले लेना, क्योंकि आप जब रिवीजन करोगे तो ये छोटे छोटे पॉइंट ही आपको सहायता करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये जो घटना है 1303 की जो घटना है, इस घटना के बारे में हमें जानकारी के लिए कौन कौन से स्रोतों से हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो जानकारी के स्रोतों के बारे में अगर हम बात करें तो जानकारी के स्रोतों के बारे में पहली बात तो हम रख सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो ग्रंथ है, मलिक मोहम्मद जायसी का जो ग्रंथ है पद्मावत, इसी को मान लेते हैं पद्मावत, यही ग्रंथ एक तो हो गया। और दूसरा अगर हम बात करें तो एक हो गया इसके बारे में बात करने के बाद में, इसके बारे में तो आपको पूरी जानकारी दी जा चुकी है कि दोस्तों ये जो 1540 ईस्वी में लिखा गया था। और इसके बाद में दूसरा एक ग्रंथ मिलता है अमीर खुसरो का, अमीर खुसरो जो हैं ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, अमीर खुसरो के बारे में स्पेशल पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, और जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही आए थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में इस युद्ध के टाइम में यहां पर आए थे, और इन्होंने आंखों देखा हाल जो है वो अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह में लिखा था। खजाइन उल फुतूह में इन्होंने लिखा था। और एक और ग्रंथ के बारे में अगर हम बात करें तो गोरा बादल चौपाई, यह जो ग्रंथ है यह लिखा गया था हेमरतन सूरी के द्वारा। और चौथा ग्रंथ अगर हम बात करें तो वह हमें देखने को मिलता है मलिक मोहम्मद कासिम फरिश्ता का एक ग्रंथ है